बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में। और सीन ये है नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, कि एक बहस चली हुई है हमारे मुल्क में और वो बहस जो है वो सिमटने का नाम ही नहीं ले रही। और उस बहस में से कुछ ठोस, कुछ तामीरी और कुछ इस मुल्क के लिए जो बेहतर हो वो बरामद भी नहीं हो रहा। बहुत बड़े बड़े दिमाग जो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कानून की किताबें पढ़ी हुई हैं और जिन्होंने आइन को घोल कर पी डाला हुआ है, वो बैठे हुए हैं और कई दिन से ये एक मामला पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा को मुकद्दर कर रहा है। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान में जो पहले ही माली और माशी एक चैलेंजेस थे और एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल थी, उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। और आज जबकि उम्मीद थी कि इस तरफ या उस तरफ फ़ैसला होने का वक्त आन पहुँचा है, घड़ी आन, फ़ैसले की घड़ी आन पहुँची है, तो चीफ़ जस्टिस जनाब अली जनाब उमर अता बिंदयाल साहब ने फिर फ़ैसला महफूज कर लिया और अब वो कहते हैं कि कल सुनाएंगे। और कल भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई पहले टाइम सुना के लोगों को फ़ारिग करेंगे अपने अपने कामों पर जाने के लिए या रमज़ान में रेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कल भी ये पूरा दिन टीवी चैनलों को और यूट्यूबर्स को और सबको अपनी तरफ और पूरी इस्लामाबाद की मशीनरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ और अपने बेंच की तरफ मुतवज्जो किए रखेंगे। नाज़रीन, सामीन, जहाँ फजूल बहसें शुरू हो जाती हैं और जहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बहसें शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे तामीर नहीं हो सकती, वहाँ पे तखरीब होती है। फजूल बहसें जो हैं और दूसरे को नीचा दिखाने वाली बहसें जो हैं, ये आस्ता आस्ता रंजिशों में बदलती हैं। रंजिशें जो हैं वो दुश्मनियाँ बन जाती हैं और दुश्मनियाँ जब घर के अंदर जब दुश्मनियाँ हो जाएं तो फिर घर टूट जाते हैं। और अगर ये मुल्कों की बात हो तो फिर मुल्कों का सत्यानाश हो जाता है और वही कैफियत इस वक्त हमारी है। इसमें इन बड़ों को इसलिए कोई परवाह नहीं है क्योंकि इनके घर भरे हुए हैं, इनके मुरब्बे आबाद हैं, इनके मज़ारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको लाखों रुपए माहाना नकद तनख्वाह की शक्ल में और लाखों रुपए मुराद की शक्ल में इनके बैंक अकाउंट्स में महफूज होते जाते हैं। और बच्चे इनके ज़्यादातर आप जानते हैं बाहर सेटल्ड हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाना होता है। लिहाजा इस मुल्क में ये जो इन्होंने एक बहरान पैदा किया हुआ है, बहसें छेड़ी हुई हैं खामखा की, उसका जो नुकसान है वो इस मुल्क को है और इस मुल्क के गरीब आवाम को है, मुझको है और आपको है। इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है। अब सीधी सादी बात थी बिल्कुल कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ी गईं और उसके ऊपर अब उनका मुतालबा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएं। ये बात ठीक है कि आइन के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने की पाबंदी मौजूद है, मगर ये बात कोई कुरानी सहीफ़ा नहीं है, कुरान नहीं है ये, ना ही ये कोई आसमानी सहीफ़ा है। अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जिनमें इंतखाबात नहीं हो सकते तो फिर ये इंतखाबात आगे भी जा सकते हैं। और यही बात इन्हीं चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने जो गुज़श्ता उन्होंने सुओ मोटो पे समाअत की उसके ऊपर इन्होंने यही फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन 90 रोज़ में कराए जाएँ, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो आगे भी किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे ना किए जाए। अब इस फ़ैसले पे भी बहुत बात हो सकती है, मैं लिख भी चुका हूँ कि भाई ये क्या फ़ैसला है। या तो आप दिन मेंशन करें कि आगे कितने दिन, आप कहते हैं जी कुछ दिन आप इसको आगे ले जा सकते हैं। जब आपने मुल्क के मुस्तकबिल का इतना बड़ा केस जो है वो सुओ मोटो अपनी अदालत में खींचा, अव्वल तो आपको खींचना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन उस पर काम कर रहा था, जो इदारे हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे रहे थे। सैलाब के बायस 1/3 मुल्क का हिस्सा जो पानी के नीचे है अभी, वो भी आपके सामने है।
इस मुल्क को जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो भी आपके सामने है। इस सूरत हाल में गिवन, ये इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गिवन सिचुएशन में, जो एक बात होनी चाहिए थी उस पर बात हो रही थी। इलेक्शन कमीशन जो है वो बज़ाते खुद आईनी इदारा है और वहाँ का जो चेयरमैन है वो इमरान खान साहब का बिठाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा बेंच ने वो केस खींचा और मौजूदा चीफ जस्टिस ने, और उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया। ये ओपन एंडेड था, ये बात पहले से तय थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इन्होंने उसमें एक पख लगा दी और वो पख भी जो है उसने मज़ीद ख़राबी पैदा की कि अगर ज़रूरी है तो कुछ दिन आगे आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन आगे ना करें। ये गोल मोल एक काम करके तो निकल लिए वो अपने रास्ते पे, और उससे फिर मज़ीद ख़राबी पैदा हुई। अब इन्होंने फिर ये बात छेड़ी है और फिर इन्होंने ये सुओ मोटो लिया है, और ये 3 जज जो हैं ये मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब ये मुतनाज़ा कैसे हो चुके हैं, ये बिल्कुल सामने की बात है। खुद इनके अपने जो 13 जज हैं वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, और आप जानते हैं बेंच टूटने के ऊपर जो मजाक बने हुए हैं वो सारे जज जो हैं अलहदा हो गए। अब दूसरी बात इसमें यह है दलील की, कि वैसे मैं ना मानूँ कि जो पॉलिसी है उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी जो दलील है वो ये है कि ये जज अब ये केस नहीं सुन सकते थे, वो इसलिए कि इन्होंने पहले सुन रखा है और ये फ़ैसला दे चुके हैं। तो अब क्यों ये बैठे हुए हैं, और अब क्यों रमज़ान में इन्होंने पूरा दिन शाम के वक्त तक पूरे मीडिया को एंगेज रखा, पुलिसें लगी रहीं वहाँ पे, वकीलों की दौड़ें लगी रहीं, रेंजर्स तैनात रहे, रास्ते बंद रहे। क्यों आखिर क्यों, जबकि इन्होंने ये केस सुना था और इन्होंने फैसला दे दिया हुआ था। तो अब क्यों ये बैठे, फिर एक्सपोज हो गए। वो जो बात हो रही है मुतनाज़ा की, इन्होंने खुद साबित कर दिया कि हाँ हम मुतनाज़ा हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, तीसरी दलील इसके हक़ में वो ये है कि इस केस के जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ यानी फ़रीक़ैन जो हैं, एक तरफ PTI है, एक तरफ PDM है। अब PDM की तमाम जमातें जो हैं वो इस बेंच पर अदम एतमाद ज़ाहिर कर चुकी हैं। ये भी अदालती एक मामलात में एक होता है कि अगर एक फ़रीक किसी जज पर अदम एतमाद ज़ाहिर कर दे कि मुझे, वो आप सुनते हैं ना कि तफ्तीश तब्दील करवानी है जी, यानी मुझे तफ्तीशी पर एतमाद नहीं है, तो बराह करम SP साहब मेरी तफ्तीश तब्दील करें। यही चीज़ है कि अगर जज के ऊपर एतमाद नहीं है एक फ़रीक को, तो वो ये कह सकता है कि मुझे इस जज पर एतमाद नहीं, और उस जज को रज़ा कराना तौर पर हट जाना चाहिए। लेकिन ये 3 जज जो हैं ये बदस्तूर बैठे हैं, और इन चीज़ों से साबित होता है कि ये ज़िद पे आए हुए हैं और ये मामले को मज़ीद ख़राब करने वाले हैं। अब इसके हक़ में जो और मामलात जाते हैं, आज जो समाअत हुई और इसमें जो एक दूसरे के साथ जो रिमार्क्स हुए, जैसे इरफान कादर साहब के साथ जो रिमार्क्स हुए, उसमें इरफान कादर साहब ने ये जो समाअत के दौरान कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप पहले जहन बना चुके हैं, आप फ़ैसला कर चुके हैं कि इलेक्शन 90 दिन में कराने का फ़ैसला देना है, तो अब आप क्यों इस तरह इस बात को क्यों लंबा कर रहे हैं, आप फ़ैसला दें और ख़त्म करें। और उन्होंने इस्तेमाल किया ये लफ्ज़ फजूल सुओ मोटो। इस फजूल सुओ मोटो को का किस्सा तमाम करें। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो कोई नहीं कहा कि हम 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म देने वाले हैं। तो उस पर इरफान कादर ने कहा, तो फिर आप सुबह से ये जो हीर रांझा की दास्तान आपने शुरू की हुई है। अब ये आप अल्फाज नोट करें, ये मुल्क की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कभी इस तरह के जो है वो कमेंट्स नहीं आए किसी वकील की तरफ से और या किसी फरीक की तरफ से। उन्होंने कहा फिर ये हीर रांझा की दास्तान आपने क्यों शुरू की हुई है और सबको यहाँ पे रखा हुआ पूरे दिन से, फिर काम ख़त्म करें। उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि ये आप हद क्रॉस कर रहे हैं। वो इरफान कादर ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि हद तो आप क्रॉस कर रहे हैं और आप हद क्रॉस कर चुके हैं। अब ये बात है सामीन नाजरीन के
ये 3 बेंच जो हैं, जस्टिस उमर अता इंदियाल साहब चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, और जस्टिस एजाजुल अहसन वही हैं जो जस्टिस साबक चीफ जस्टिस साकब नसार के करीबी थे, और साकब नसार ने नवाज शरीफ को फिक्स करने के लिए जो तहकीकाती JIT बनाई, उसके ऊपर जो निगरान जज बनाया गया था वो यही जस्टिस एजाजुल अहसन थे। ये उस वक्त से मुतनाज़ा हैं, अभी तक बैठे हुए हैं, हालांकि इनको तो वैसे ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। तो एक ये है, और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनकी भी हिस्ट्री यही है। वो जो कहा जाता है, अब तो इतना आम हो गया है कि वो कई लोग कह रहे हैं कि बीवियों का क्रश है ये, इनकी बीवियों का क्रश है इमरान खान। क्रश जो है ना, वो ये एलिट क्लास जो आजकल चली हुई है ना, और जिसके नज़दीक ये मामलात कोई अहमियत नहीं रखते, वो जो उनको अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा और जिसको वो रोक नहीं सकते, उसको कहते हैं क्रश, कि ये उसकी पर्सनैलिटी में मुझे क्रश कर देती। तो अब तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि इनकी फैमिलियों का क्रश है इमरान खान, और इस हवाले से हमने एक बात भी की थी। बहरहाल ये इनको सोचना चाहिए। अब आज रमज़ान का दिन था और उम्मीद थी कि ये फ़ैसला हो जाएगा, और नहीं हुआ, पूरा दिन लगे रहे। सीधी सादी बात है बिल्कुल। और हमने पहले भी लिखा, जब पहले इन्होंने समाअत की सो मोटो पे, कि बेहतरीन जो हल है इस मामले का, आपने एक तीर पकड़ तो लिया है, लेकिन अब इससे निजात का बेहतरीन हल ये है कि आप वो असम्बलियाँ बहाल कर दें। अब ये जो आइनी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन तकरार कर रहे हैं लोग, उनको आइन की दूसरी साइड नज़र नहीं आती कि भाई असम्बलियाँ क्यों तोड़ी गई। ये भी तो एक सवाल है, और ये भी पूछा जाए, इमरान खान साहब को बुला के पूछा जाए, भाई क्यों पंजाब असम्बली और KPK असम्बली आपने क्यों तोड़ी, वो क्या हालात थे कि असम्बलियाँ तोड़ना ये दोनों बहुत ज़रूरी हो गया था आपके नज़दीक, और आपने कौन से आइन को फॉलो किया इन असम्बलियों को तोड़वाने के लिए। और आपको याद है KPK में तो उन्हें कोई सिरे से कोई मसला ही नहीं था, 10 साल से उनकी हुकूमत चली आ रही है। और पंजाब में उस पंजाब में असल बात यह है, 2018 के इलेक्शन में नून लीग की अक्सरियत थी, और ये PTI के वो MP कम थे नून लीग से। वो तो जहांगीर तरीन ने जहाज़ भर के दिए तो इन्होंने अपनी एक बनाई, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि लास्टली 10 अरकान अगर परवेज़ इलाही के साथ जो चले और जिन्होंने अपने बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन से बगावत की, अगर वो ना होते तो इनकी हुकूमत नहीं बननी थी। खैर, जो लास्टली एतमाद का वोट था, परवेज़ इलाही साहब ने वो ले लिया था, लिहाजा वहाँ पे भी इनको कोई ऐसी चैलेंज वाली सूरत हाल नहीं थी कि चलें जी अपनी हुकूमत जाती या कोई अपना नुकसान होता देख कर इन्होंने ये एक हरकत कर डाली। तो पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तोड़ने के कोई हालात नहीं थे। इस पे जस्टिस बिंदयाल साहब कोई बात नहीं कर रहे कि भाई वो क्यों तोड़ी गई। अब ये हो नहीं सकता कि पंजाब और KPK असम्बली मौजूद हो, यानी 90 रोज़ में इलेक्शन की शक्ल में, और बाकी इलेक्शन बाद में हों। ये हो नहीं सकता। पंजाब फैसला करता है। पंजाब में सीटों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो यहाँ से जीतता है वो असरअंदाज होता है हुकूमत साजी जो मरकज़ के अंदर होती है उसके ऊपर भी। ये हो नहीं सकता कि पंजाब असम्बली मौजूद हो, KP असम्बली पहले से मौजूद हो और यहाँ पे हुकूमतें बनी हों, चाहे वो PTI की हों या नून लीग की हों या कोई मखलूत हो, तो बाकियों के इलेक्शन बाद में हों। वो इलेक्शन कोई फेयर हो ही नहीं सकते, और ना ही कोई वो उनको कोई फेयर मानेगा। इलेक्शन एक ही सूरत में ज़्यादा से, वो भी मुकम्मल फेयर नहीं होते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल तब होते हैं जब सब इलेक्शन एक साथ हों, चारों सूबाई असम्बलियाँ और मरकज़ ये एक दिन हों। और इस हवाले से अब देखते हैं कि आज उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। हमें समझ नहीं आती कि क्या मजबूरी थी महफूज करने की। पहले वो फैसला सुना तो चुके हैं पिछली बार कि 90 रोज़ में इलेक्शन। अब कुछ दिन वाली जो पख लगाई थी वो ख़त्म करके वही फैसला सुना देते। क्या रुकावट थी इसमें? अब देखते हैं कि ये जो रात गुजर रही है इसमें क्या होता है अंदर खाने, आउट ऑफ द कोर्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उनमें से कितनी चीज़ें कल शेयर की जाती हैं पब्लिक के साथ कि
जब महफूज फ़ैसला सुनाया जाएगा तो अवाम को ये बताया जाता है कि ये जो रात गुज़र रही है इस रात में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता कि बताया जाएगा। और अब देखते हैं कि कल क्या निकलता है इस पटारी से। वो जो हमने शुरू में कहा कि बहसें जो हैं ये नुकसान पहुंचाती हैं, और हमारे यहाँ जो बहसें हैं कि जी सदर ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, पार्लियामेंट ने अब ये कानून बना के भेजा है कि सुओ मोटो नहीं ले सकते ये चीफ जस्टिस साहब, और बेंच साजी का भी इख्तियार नहीं इनके पास नहीं रहेगा। दोनों ऐवानों ने मंजूर कर दिया है और सदर के पास गया है। अब ये भी एक मामला है, चीफ जस्टिस इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट से ये सदर के पास है और सदर इसको 1 महीने तक रोक सकते हैं। अब चीफ जस्टिस जो है इस दौरान समाअत करके उसी सुओ मोटो पे और उसी अपने बेंच के इख्तियार को इस्तेमाल करके समाअत करके इतने बड़े एक केस के ऊपर फ़ैसला दे सकता है या नहीं, ये भी वकला हजरात इस पर बात करें। बहसें कम करें, मुल्क में काम करने दें, खुद भी काम करें, दूसरों को भी काम करने दें। अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया ये 3 सतून हैं। अदलिया अगर जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए इंतज़ामिया की ज्यूरिसडिक्शन में बार बार जाके दखलदार माकूलात करेगी तो इंतज़ामिया यानी हुकूमत जो है वो काम नहीं कर सकेगी, और इस वक्त हमें हर रोज़ काम करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क जो डिफ़ॉल्ट से बड़ी मुश्किल से बचा है ये आगे बढ़ सके। ऐसी ही बहसें जो हैं, फजूल बहसें, ये बगदाद में भी हो रही थी, जबकि हलाकू खान एक बड़ा लाओ लश्कर लेकर बगदाद की गलियों में खून की नदियां बहाने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था और बगदाद के दरवाज़ों पर वो खूनी लश्कर दस्तक दे रहा था। तो उस वक्त बगदाद के अंदर जो बहसें हो रही थी वो ये हो रही थी कि शलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए या नहीं, कौवा हलाल है या हराम है, और हाथ जो है नमाज में इस तरह बांधने हैं कि इस तरह बांधने हैं। अगर आप इन्हीं बहसों में लगे रहे तो जिस तरह हलाकू खान के मंगोल लश्कर ने बगदाद के हज़ारों शहरियों को बांध कर तहतेक कर दिया था और दरियाए दजला और फरात का पानी कई दिन तक सुर्ख रहा था उनके खून से, उसी तरह यहाँ पे भी अगर इसी तरह की बहसें जारी रहीं तो पाकिस्तान के हाथ भी बांध दिए जाएंगे और पाकिस्तान जो कि इस वक्त आलम इस्लाम में एक उभरती हुई एक एटमी ताकत है और उभरती हुई माशी ताकत है, इसके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा और फिर इसका हशर भी वही होगा जो इराक़ और लीबिया का हुआ। तो आइंदा वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो इनको इलेक्शन की इतनी पड़ी हुई है, जल्दी पड़ी हुई है, और इनका जो दावा है जी हम क्लीन स्वीप करेंगे, अगर इलेक्शन हो जाते हैं 90 दिन में और अगर ये क्लीन स्वीप कर जाते हैं और अगर हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मरकज़ में भी क्लीन स्वीप कर जाते हैं, ये बाकी सूबों में भी क्लीन स्वीप कर जाते हैं, तो फिर हम उस पर बात करेंगे कि उस सूरत में इनके पास है क्या करने के लिए, इनका मैनिफेस्टो क्या है। अभी तक इमरान खान साहब का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, पिछले इलेक्शन में भी कोई मैनिफेस्टो नहीं था, कोई दस्तूर मंशूर नहीं था, तो ये बस ऐसे ही हला ला 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 वाला काम है, दब्बरदूस वाला, वो जो डॉक्टर कहता होता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब PTI जो है वो 2/3 अक्सरियत ले गई, अब उनके पास है क्या करने के लिए इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।